अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10th। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.7 और 2.7 एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था उसी की प्रैक्टिस है। लेकिन 2.7 एक्सरसाइज में हमारे पास इक्वेशंस गिवन नहीं है, कंडीशंस गिवन है। उन कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे, हमारे जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम इनको अपनी इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। वही साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, सम टाइम बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, सम टाइम लीनियर, सम टाइम वन इज़ लीनियर एंड अदर इज़ क्वाड्रेटिक। ऐसी कंडीशंस गिवन होंगी और हम उनको सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 72। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है। अगर हमें अपने पॉजिटिव इंटीजर्स का पता होगा, उसकी फॉर्मेशन का पता होगा तो सोल्यूशन कोई मुश्किल नहीं है। ओके, लुक एट द स्टूडेंट्स, हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? लुक एट दिस, जैसे हमारा फर्स्ट इंटीजर 1 है, अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर 1 है तो आप सेकंड जो है वो 1 के गैप से बनता है। इन सब में 1 1 का गैप है। लुक एट दिस, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 1 के गैप से हैं। तो फर्स्ट इंटीजर अगर मेरा 1 है तो मैं 1 में 1 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास सेकेंड इंटीजर बन रहा है। फिर मैं 2 में 1 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास थर्ड इंटीजर बन रहा है। फिर मैं 3 में 1 ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट इंटीजर बन रहा है। तो अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये फॉर्मेशन है। तो जो हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऐड करने से एक इंटीजर में वो डिफरेंस ऐड करने से मेरा नेक्स्ट इंटीजर बन जाता है। तो ये है फॉर्मेशन। तो क्योंकि मुझे अब पता नहीं कि मेरे इंटीजर्स कौन से हैं, कैसे हैं, इस तरह के दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि अगर दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो 72 आ जाता है। ठीक है, कंसेक्यूटिव भी हैं। अब हम ये करेंगे कि हमें तो यहाँ पे पता था कि 1 है तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना तो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम किस तरह से सपोजिशंस लेते हैं। मोस्टली हम वेरिएबल जो यूज़ कर रहे होते हैं वो एक्स कंसिडर कर रहे होते हैं। तो इंटीजर्स की बात हो रही है तो हमने सपोज ये कर लिया कि लेट द फर्स्ट इंटीजर इज़ एक्स। फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारा? x है। सेकंड को मैंने कह दिया x + 1। क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 का डिफरेंस होता है। अभी आपने देखा कि 1 में जब मैंने 1 ऐड किया तो 2 बन गया, 2 में जब मैंने 1 ऐड किया तो 3 बन गया। तो जब मैंने फर्स्ट इंटीजर x कंसिडर कर लिया तो सेकेंड क्या बनेगा? x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है कि ये जो दो इंटीजर्स हैं, ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनका प्रोडक्ट हमारे पास 72 है। तो गिवन कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स इज 72। प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर इज 72। तो हमने ये कंडीशन लिखी। अब मैं इसको मैथमेटिकल लिखती हूँ। अब फर्स्ट इंटीजर इज x एंड सेकेंड इंटीजर इज x + 1। देयर प्रोडक्ट इज x × x + 1। फर्स्ट इंटीजर इज x, second integer is x + 1, their product is x × x + 1 is equals to 72। ये हमारे पास गिवन है। हमने कंसिडर कर लिया अपने इंटीजर्स, एक x है, दूसरा x + 1 है, उनका प्रोडक्ट x × x + 1 = 72। अब देखिए बेटा जी, हमारे पास एक बन गई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम परफॉर्म करेंगे। जिस तरह की भी क्वाड्रेटिक बनेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे और x के लिए हम उसको, x की वैल्यूज़ के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे मिड टर्म ब्रेक से, जिस तरह से भी पॉसिबल होगा। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन। x अंदर जाएगा, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x × x गिव्स अस x² प्लस x × 1 इज़ x और ये प्लस 72 है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। -72 = 0। लुक एट दिस। अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं? बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। बाय मिड टर्म ब्रेकिंग वी हैव टू सॉल्व इट बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, अगर पॉसिबल है तो। मिड टर्म ब्रेकिंग हमने स्टार्ट की। लुक एट दिस। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये डिसाइड किया कि हम मिड टर्म ब्रेक से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि x² + 1x -72 है। तो देखिए मिड टर्म ब्रेक, आपको पता है कि लीनियर टर्म को हम ब्रेक करते हैं तो और लीनियर टर्म इज़ 1x + 1x।
तो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे कि सम करें तो हमारे पास +1 आ जाए और प्रोडक्ट लें तो हमारे पास -72x² आ जाए। तो लुक एट दिस, +9x - 8x, +9x - 8x गिव्स अस +1x, एंड जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो +9x - 8x गिव्स अस -72x²। ठीक है, वो हो गया। हमने मिड टर्म ब्रेक किया ये सारा, क्योंकि हम पूरा चैप्टर डिस्कस करके आए हुए, तो मिड टर्म ब्रेक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने जस्ट मिड टर्म ब्रेक किया, सोल्यूशन आपको सामने नज़र आ रहा है। x + 9 एंड x - 8 हमारे दो फैक्टर्स आए इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब 0 है तो ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। दोनों 0 हैं, दोनों में से कोई एक 0 है, इसलिए हमने और यूज़ किया। x + 9 = 0 और x - 8 = 0। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे, हमने क्योंकि x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हमारा जो सपोज्ड वेरिएबल है वो x है, तो एक को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया x = -9 और दूसरा हमारे पास आया x = 8। अब देखें, जो हमने सपोजिशन ली थी, हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो x को पॉजिटिव होना चाहिए था। तो जो नेगेटिव आया हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए एक पॉजिटिव इंटीजर। तो जो नेगेटिव आया है, आपने देखा कि एक x की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो x = -9, ये क्योंकि नेगेटिव है, हमारा जो कंसिडर्ड वेरिएबल है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इस केस को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि हमने कहा है कि हमारा x शुड बी पॉजिटिव। हमने इसको इग्नोर कर दिया बिकॉज प्रॉपर हमने रीज़न करना है अपने सोल्यूशन में। x -9 है, हम इसको इग्नोर करेंगे बिकॉज हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि x जो सपोज वेरिएबल है एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम कंसिडर करेंगे जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू दैट इज़ 8, x = 8 को हम कंसिडर करेंगे। अब x = 8 पे पहुंच के हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, हमने सिर्फ x नहीं फाइंड करना था बल्कि हमने इंटीजर्स फाइंड करने थे। हमने ये कहा कि फर्स्ट इंटीजर, लुक एट दिस, फर्स्ट इंटीजर हमने ये कहा था कि वो x है, तो x हमारे पास आ गया 8। सेकेंड इंटीजर हमने ये कहा था कि वो x + 1 है। हेयर x इज़ 8 + 1, तो 8 + 1 गिव्स अस 9। तो फर्स्ट इंटीजर 8 है तो सेकंड 9 है। देखें 8 और 9 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 8 और 9 का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 72। तो हमने ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे कि वो कंसेक्यूटिव हों, वो पॉजिटिव हों, और जब उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारे पास 9 बन जाए, 72 बन जाए। तो हमारा ये आंसर आया कि फर्स्ट इंटीजर इज़ 8, सेकेंड इंटीजर इज़ 9, बोथ आर पॉजिटिव एंड गिव्स अस द प्रोडक्ट 72। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 की स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 50। फाइंड द इंटीजर्स। बात पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की है, तो हमारा अब 3 इंटीजर्स हैं, तो पहले हम इंटीजर्स को कंसिडर कर लें। फर्स्ट इंटीजर इज़ x, सेकेंड इज़ x + 1, तो जब थर्ड पे जाएंगे तो जब 2 का गैप हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में 1 ऐड करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा, उसी फर्स्ट में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड आ जाएगा, क्योंकि 1 का गैप है। अब हमारे पास स्टेटमेंट ये कहती है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 इंटीजर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 इंटीजर्स इज़ 50। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स का स्क्वायर है और स्क्वायर्स का सम है, और अगर ये सारा काम हम करते तो 50 आ जाता है। देखिए जी, अब इंटीजर्स देखें, x है, फिर मेरे पास x + 1 है, फिर मेरे पास x + 2 है। उसने ये कहा इन तीनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स, तीनों इंटीजर्स का स्क्वायर ले लिया और इन स्क्वायर्स का सम, लुक एट दिस, मैंने सम भी बना लिया। तीनों इंटीजर्स, उनके स्क्वायर्स और स्क्वायर्स के सम किसके इक्वल आते हैं? 50 के इक्वल आते हैं। तो x² + x + 1 होल स्क्वायर + x + 2 होल स्क्वायर, तीनों इंटीजर्स के सम का स्क्वायर हमारे पास 50 है। अब हम इनके सम का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, जितने स्क्वायर पॉसिबल हैं हम सॉल्व करेंगे। a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, और ये तो सिंगल है। सम ऑफ द स्क्वायर्स हम सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस नाउ, x² plus x + 1 whole square, a + b whole square is a² + b² + 2ab. Here x whole square plus 1 whole square plus 2x into 1, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। Then x + 2 whole square, that is a + b whole square again, x whole square plus 2 whole square plus 2 into first element x and the second element is 2 equals to 50.
देखिए हमारा वो जो a प्लस बी होल स्क्वायर है दो जगह पे हुआ, एक जगह पे x प्लस 1 के लिए और दूसरी जगह पे x प्लस 2 के लिए। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है हम उसको परफॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था जितनी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी हम परफॉर्म करेंगे। हमने x प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व किया, x प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमने इनको स्क्वायर्स को सॉल्व करते गए प्रोडक्ट टर्म्स का लिया, जितने भी x स्क्वायर्स थे हमारे पास, लुक एट दिस x स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, 3x स्क्वायर बन गया, 2x प्लस 4x 6x बन गया और 1 प्लस 4 गिव्स अस 5 और इक्वल्स टू 50। इक्वल्स टू 50 है, शिफ्ट होगा इधर -50 हो जाएगा, सॉल्व किया -45 हो गया, ग्रेटर नंबर का साइन इन्वॉल्व हो गया। लुक एट दिस 3, 6 एंड 45, दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3, सो टेकिंग 3 एज कॉमन फैक्टर। 3 को कॉमन ले लिया क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। अगर कॉमन नहीं लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर कॉमन ले लिया तो भी सॉल्व हो जाएगा। कॉमन लेंगे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 3 कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। लुक एट दिस नाउ, 3 जो कॉमन लिया था इसीलिए कॉमन लिया था कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे 0 है, जो कॉमन लेंगे तो 0 के साथ डिवाइड होगा, उसको 0 कर देगा और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सोचते हैं जैसे सॉल्व करना चाहें उससे सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, हम इसकी लीनियर टर्म को ब्रेक करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। किस तरह से करते हैं कि हमारे पास सम 2x आ जाए प्लस 2x आ जाए, उसका प्रोडक्ट जो है वो -15x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखें 5 3 जब 15 होता है और 5 माइनस 3 इज़ 2x, तो हमने इस मिड टर्म को ब्रेक कर लिया, मिड टर्म ब्रेक कर लिया। 2 फैक्टर्स आ गए, फर्स्ट फैक्टर इज़ x प्लस 3 एंड द सेकेंड फैक्टर इज़ x माइनस 3। अब x प्लस 3 और x माइनस 3 का प्रोडक्ट 0 है, तो ज़ीरो जो फैक्टर प्रॉपर्टी है हम उसको अप्लाई करेंगे। x प्लस 3 को 0, x माइनस 3 को 0, यहाँ से हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं x की। एक x आया -5 और दूसरा हमारे पास आ गया 3। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसी थी कि स्टेटमेंट में उसने जैसे ये कहा था कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा था जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब उसने जस्ट इंटीजर्स की बात की, तो जब वो जस्ट इंटीजर्स की बात करें तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे कि जब नेगेटिव है तो क्या इंटीजर्स होंगे, जब पॉजिटिव है तो क्या इंटीजर्स होंगे। तो जो केस 1 हमारे पास आया है, केस 1 ये है कि व्हेन x इज़ नेगेटिव, व्हेन x इज़ -5, व्हेन x इज़ -5, व्हेन x इज़ -5, केस 1 इज़ व्हेन x इज़ -5। तो आवर फर्स्ट इंटीजर जो हमने सपोजिशन ली थी, और फर्स्ट इंटीजर इज़ x, तो x इज़ -5, तो x की जगह पे -5 रिप्लेस हो जाएगा। x को रिप्लेस कर देंगे हम उसकी वैल्यू से जो हमने फाइंड की है। सेकेंड इंटीजर इज़ x प्लस 1, जो हमने सपोज किया वो x प्लस 1 किया, तो जब x -5 है तो -5 प्लस 1 सेकेंड हो जाएगा। -5 प्लस 1 को सॉल्व करते तो गिव्स अस -4। थर्ड इंटीजर इज़ x प्लस 2, तो x इज़ -5, तो -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो आंसर इज़ -3। तो नेगेटिव के केस में, केस 1 में हमारे पास जो 3 पॉजिटिव जो पॉसिबल इंटीजर्स आए हैं वो है -5, -4 एंड -3, क्योंकि हमारे पास हमने 3 इंटीजर्स फाइंड करने थे। अब ये 3 ऐसे इंटीजर्स हैं कि इनके स्क्वायर्स का सम 750 होगा। आप इन सब के स्क्वायर्स लें और स्क्वायर को सम करके देखें, आंसर शुड बी 50। केस 2 है, केस 2 में हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आई थी, x3 था। केस 3 में हमारे पास क्या था, x3। हमने जो कंसिडर किया था फर्स्ट इंटीजर वो था x। अब x रिप्लेस होगा 3 से, क्योंकि अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू 3 है। सेकेंड इंटीजर जो हमने सपोजिशन उसकी ली हुई है वो है x प्लस 1, तो x इज़ 3, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 गिव्स अस 4। नेक्स्ट थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर इज़ x प्लस 2, वो हमने खुद सपोजिशन स्टार्ट में ली। x प्लस 2 है क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो थर्ड इंटीजर इज़ x प्लस 2, x विल बी रिप्लेस्ड बाय 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 गिव्स अस 5। तो ये हमारे पास आंसर। अब यहाँ पे ये हैं पॉसिबल 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लुक एट दिस, 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये 3 4 5 देखिए कंसेक्यूटिव हैं, पॉजिटिव भी हैं, और ऐसे हैं कि देखते हैं कि क्या इनके स्क्वायर्स का सम 50 आता है। हम अपने लिए चेक कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉल्व करके देखिए जी 50 आता है कि नहीं आता। 9 प्लस 16 प्लस 25, लुक एट दिस नाउ, 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 इज़ 50।
तो यही अगर आप नेगेटिव का कर लो तो वो भी तो -3 था, -4 था और -5 था, तो नेगेटिव के लेंगे तो भी आंसर आ जाएंगे। तो देखें हमने अपनी स्टेटमेंट को वेरीफाई भी किया, हमारे जो आंसर्स हैं हमारी स्टेटमेंट को उसको वेरीफाई करना चाहिए। उसने ये कहा था कि ऐसे कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स फाइंड करो कि जिनके स्क्वायर्स का सम 50 आ जाए। तो हमने स्टेटमेंट को यूज़ किया, हमने फर्स्ट इंटीजर को x कंसिडर कर लिया, सेकेंड को x+1 और थर्ड को x+2, और जो कंडीशन थी सम ऑफ द स्क्वायर्स लिया, उसको सॉल्व किया। 2 पॉसिबल केसेस आ गए, एक में कहता है कि -5 है, दूसरे में कहता है कि 3 है। दोनों से हमने 3 इंटीजर्स फाइंड किए, तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव आए, और जब उन इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम लिया तो आंसर इज़ 50। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने पहले 2 क्वेश्चंस अपने इंटीजर्स से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के साथ डिस्कस किए। अब हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा एरिया, हाइट, लेंथ, विड्थ, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। द लेंथ ऑफ ए हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। स्टेटमेंट को बहुत गौर से सुनना है, बात समझ में आएगी तो ही हमारी इक्वेशंस बनेंगी। इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज़ 36 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। एक हॉल है, जब उसकी विड्थ और लेंथ डिफरेंट है तो इट्स मीन्स वो रेक्टेंगुलर है। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर ली। हमने कहा कि ये हॉल है, इस हॉल का एरिया इज़ 36 स्क्वायर मीटर, 36 स्क्वायर मीटर एरिया स्क्वायर मीटर में आ गया। कहता है कि जो इसकी विड्थ है और लेंथ है, लेंथ ऑफ द हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ ऑफ द हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कि जितनी विड्थ है उस विड्थ से 5 मीटर ज़्यादा है उसकी लेंथ। मतलब जितनी विड्थ आ गई उस विड्थ में अगर हम 5 मीटर ऐड करेंगे, मोर देन की बात है तो हमने ऐड करना है, उसकी विड्थ में हम 5 मीटर ऐड करेंगे तो लेंथ बनेगी। तो बात तो लेंथ की हो रही है लेकिन विड्थ इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पे हमने इसकी विड्थ को x कंसिडर कर लिया तो लेंथ क्या बन जाएगी, x+5। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जितनी विड्थ है उस विड्थ में 5 मीटर ऐड करने से उसकी लेंथ बनती है, क्योंकि उसने कहा कि लेंथ ऑफ द हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जो पहली सपोजिशन है वो हमने विड्थ के लिए ली, हमने x सपोज कर लिया, y ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो। विड्थ ऑफ द हॉल इज़ x बाय द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन बता रही है उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लेंथ बनाएंगे। तो लेंथ ऑफ द हॉल इज़ x+5, क्योंकि उसने कहा कि 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 5 मीटर मोर देन 5 प्लस विड्थ x है तो 5 + x और x+5। एरिया ऑफ हॉल, अब जो कंडीशन गिवन है वो एरिया है तो हम एरिया को लिख लेते हैं। एरिया ऑफ हॉल इज़ 36 स्क्वायर मीटर। अब हॉल है और हॉल रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय B, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और लेंथ L मल्टीप्लाई बाय W, जो भी यूज़ कर लो। अब हमारे पास L और B, जो B है हम उसको इंटर कर लेंगे क्योंकि हमने तो सपोज़ किया हुआ है, तो सपोजिशन हम यहाँ पे अपनी इंटर कर लेते हैं। ठीक है, B और L की वैल्यूज़, B हमने कहा था x है और L हमने कहा है कि x+5 है। लुक एट दिस, B हमने कहा x है और जो L है वो हमने कहा x+5 है। तो यहाँ पे x × x+5 आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा =36। अब फिर से वही बात कि हमारा यहाँ पे ये सॉल्व होगा, x × x, ये दोनों इसके साथ जाएंगे, अंदर चला जाएगा, x × x, x² + 5x = 36। सॉल्व किया, देखें फिर से जब हमारी क्वाड्रेटिक बन जाती है तो देखें अभी तक सारे क्वेश्चंस में एक ही काम हो रहा है। जब क्वाड्रेटिक हम सक्सेसफुली बना लेते हैं तो पहले कोशिश करते हैं उसमें कुछ कॉमन हो, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, फिर हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे भी पॉसिबल हो। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक किया मैंने, मिड टर्म ब्रेक करके मैंने 2 फैक्टर्स फाइंड कर लिए। फर्स्ट फैक्टर इज़ x + 9 एंड सेकेंड फैक्टर इज़ x - 9।
ठीक है। अब दोनों क्योंकि प्रोडक्ट उनका ज़ीरो है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ज़ीरो के। एक से आ जाएगा x इक्वल्स टू -9 और एक से आ जाएगा 4। देखिए और लिखा है क्योंकि ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक ज़ीरो है दूसरा ज़ीरो है या फिर दोनों ज़ीरो हैं या है, तो x इक्वल्स टू -9 और x इक्वल्स टू 4। अब याद रखना एक x -9 है और दूसरा केस है कि x 4 है। पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं, दोनों केसेस को डिस्कस करना है। x इज़ -9 केस 1 है, एक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन x की बात करते तो x अब कोई सा भी तो नंबर नहीं है, x तो एक डायमेंशन है, मतलब x को कहा हुआ है कि वो विड्थ है, विड्थ है तो एक डायमेंशन है। तो आपने देखा कि कभी डायमेंशंस जो होती हैं ज़ीरो कभी भी नहीं होती, ना कभी नेगेटिव होती हैं। तो जब कभी ज़ीरो आए तो भी उसको इग्नोर कर दो, जब कभी नेगेटिव आए तो भी उसको इग्नोर कर दो, मतलब नेगेटिव को इग्नोर नहीं करना, उस पूरे जो केस है हमारा केस 1 वो इग्नोर हो जाएगा, हमारे पास वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, हमारे आंसर में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? देखिए मैंने रीज़न लिखी है, एक्स इज़ अ डायमेंशन। जब वो एक डायमेंशन है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और ज़ीरो भी नहीं हो सकती, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। सो x इज इक्वल टू -9 इज़ नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इस केस को इग्नोर करेंगे, ठीक है, हमारे आंसर में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या बताता है? सेकंड केस ये कहता है कि x जो है, जो वेरिएबल है वो 4 है। सेकेंड केस है x हमारा 4 है और 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो विड्थ है, क्योंकि x तो हमने एक विड्थ ली हुई है, एक डायमेंशन ली हुई है, तो विड्थ ऑफ द होल x है, x हमारे पास 4 मीटर आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 4 आ गई। लेंथ ऑफ होल x + 5 है, x रिप्लेस हो जाएगा अपनी वैल्यू के साथ 4 के साथ, तो 4 + 5 9 है मीटर, क्योंकि डायमेंशन है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट साथ में मेंशन करना ज़रूरी है। तो आंसर में क्या आएगा? विड्थ ऑफ द होल इज़ 4 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द होल इज़ 9 मीटर। अब देखो अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो उसने कहा था कि दो ऐसी लेंथ और विड्थ होनी चाहिए जिनका जो एरिया है वो 36 आए। तो अगर कोई एक ऐसा हॉल है जिसकी लेंथ 9 है और विड्थ 4 है तो उसका एरिया क्या होगा? 9 4 36, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जिसमें हमारा एरिया, लेंथ और विड्थ को हमने डिस्कस किया। अब देखिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी स्टेटमेंट को समझ के आपने कंसिडर कर लिया, आपने सपोज कर लिया अपने वेरिएबल्स को किस तरह से आप इक्वेशन में लेके आओगे, वो आपकी गिवन कंडीशन है। कंडीशन को जब तक समझोगे नहीं तब तक आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखें यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं, जब हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जहाँ पे हमारे पास बना हुआ है x² + 5x - 36, आपने देखो उसके बाद मुश्किल नहीं है काम, वो तो वही है जो पूरा चैप्टर हम करके आए, वही सॉल्यूशंस हैं और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं जो मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व हो रहे हैं। और आखिर में जो हमारी सपोजिशंस हैं उनको यूज़ करके हम अपना आंसर ले आते हैं। पहली चीज़ है कि हमारी स्टेटमेंट, हम उसके स्टेटमेंट को कितना समझ रहे हैं और उसको हम अपने क्वेश्चन में कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व किए हमने अपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है और मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ कि कैसे वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये कहती है कि देयर आर 2 इन नंबर्स, द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का सम 11 है और दोनों का डिफरेंस का सम का स्क्वायर। अब देखें अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स का सम कहता है 11 है। 2 डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, सिर्फ सम गिवन है। तो एक हमने x ले लिया, दूसरा हमने y ले लिया, 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा दिए। कहता है कि दोनों नंबर्स का सम 11 है, तो x + y 11 आ जाएगा। आपने पूरी कंडीशंस को लिख के सॉल्व करना है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स इज 65। तो देखिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 65, देन फाइंड द नंबर्स। तो देखिए हमारी एक इक्वेशन ये बनी और इस इक्वेशन के बारे में हम ये कहते हैं कि ये लीनियर है। दूसरी ये बनी, हम इसके बारे में ये कहते हैं क्वाड्रेटिक है। अपनी 2.5 पे 2.6 पे वापस चले जाएं। जब एक लीनियर होती है दूसरी क्वाड्रेटिक होती है, बिल्कुल उसी कंडीशन से सॉल्व करना है। लीनियर से किसी एक वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट फाइंड कर लें और क्वाड्रेटिक में पुट कर लें, सिंप्लीफाई करें, 2 केसेस बनेंगे, उनको सॉल्व करें, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे x और y के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि आपके पास एक वो एरिया और रेक्टेंगल से रिलेटेड है। हम देखते हैं क्या स्टेटमेंट। Okay students, question number 6. The area of a rectangular field is 252 square meters. The length of its side is 9 meter longer than its width. Find the sides. देखें फिर से एरिया, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है
जितनी उसकी विड्थ है उसकी विड्थ में 9 मीटर ऐड करेंगे तो उसकी लेंथ बन जाएगी। तो पहले हमने विड्थ को कंसिडर कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख के मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए लिख रही हूँ। विड्थ हमारे पास x है, लेंथ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा कि उसकी विड्थ से 9 मीटर ज़्यादा है, लॉन्गर है, तो उसकी विड्थ में 9 मीटर को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ बन गई। एरिया कहता है कि उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 252 स्क्वायर मीटर है, आप प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखोगे, और एरिया होता है विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो x को x प्लस 9 से मल्टीप्लाई किया तो 252 आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो x की नेगेटिव वैल्यू आएगी, बिल्कुल x एक डायमेंशन है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव को कंसिडर करना, और उसके लिए लेंथ और जो आपके पास विड्थ x आएगा उसमें 9 ऐड करोगे तो लेंथ आ जाएगा, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले का स्टेटमेंट लिख के उसको इग्नोर कर देना। ये आपका 4 और 6 आपका होमवर्क है, ये आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपने होमवर्क ज़रूर करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए इनको भी दोबारा से सॉल्व करना है अपने पास। कहीं पे भी कोई भी इशू होता है तो उसको डिस्कस कीजिए, उसको मैसेज करें, आपने कमेंट करें, आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, एंड अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।